Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing job order costing and process costing in financial accounting. Job order costing relates to concept of cost related to a single product or a single job or a single service. And process costing is a concept associated with the costing of the whole process. Now we are discussing it in detail. Cost accounting systems. Cost accounting is a concept in which we are measuring, recording, and reporting the product cost, basic cost. It consists of various manufacturing costs that are fully integrated into a general ledger system. यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम वो तमाम कॉस्ट शामिल करते हैं जो एक सर्विस को या एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और उसके इस्तेमाल होती है, ये शामिल होती हैं उसके अंदर। जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट बनानी है तो उसके रॉ मटेरियल के इनपुट कॉस्ट वो आप लेंगे, फिर उसकी मटेरियल कॉस्ट लेंगे, फिर आप उस पर अपनी लेबर की कॉस्ट लेंगे, फिर अपनी फिक्स कॉस्ट लेंगे। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट वो होती है कि जो आपकी फिक्स होती है, चाहे आपकी प्रोडक्शन हो ना हो, आपने देनी है। जैसे सैलरीज है, रेंट है, या आपकी मशीनरी की कॉस्ट है, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फिक्स कॉस्ट है, तो वो आपको देनी होती है। तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो चेंज नहीं होती, लेकिन रिड्यूस हो सकती है। रिड्यूस इस तरह से होती है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें आपकी फ़िक्स कॉस्ट है 1,000 रुपये और आपने 100 यूनिट बनाए हैं, तो आपको 10 रुपये यूनिट की कॉस्ट आएगी। और अगर आपकी फिक्स कॉस्ट वही 1,000 है, लेकिन आपने नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज कर दिए हैं, 1,000 बनाए, तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 1 रुपया। तो फिक्स कॉस्ट रिड्यूस नहीं होती, फिक्स कॉस्ट शेयर हो जाती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा आप प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, आपकी फिक्स कॉस्ट उतनी डाउन होती जाएगी। ठीक है। Cost accounting consists of various manufacturing costs that are fully integrated into a general ledger system. An important feature is the use of a perpetual inventory system to provide immediate, up-to-date information on the cost of the product. ठीक है जी, क्लियर है। आगे चलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो दो तरह की होती है, जो हम जिसको हम बेस कर रहे थे शुरू में, जिसको मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट भी किया। Cost accounting consists of two basic type of accounting systems. Number one is job order costing, and number two is process costing. Job order is individual job, individual assignment cost, and process costing whole complete assignment cost. अभी इसको आगे हम और फर्दर इसको हम डिटेल रिव्यू करते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम क्या कहता है कि जी इट इज द कॉस्ट विच इज असाइंड टू ईच जॉब और ईच बैच। यानी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी उसको हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहेंगे। जैसे एक कंपनी है, उसकी 5-6 प्रोडक्ट्स हैं। हम इसकी रैकेट बकाइजर की बात कर लेते हैं, हम लिवर ब्रदर की बात कर लेते हैं, इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो हम कोक की बात कर लेते हैं, हम और इसको लिमिटाइज कर लेते हैं कि हम कोक की बात करते हैं। कोक के पास भी आपके पास एक उनका मिनट्स मेड जूस है, एक उनका फिजी ड्रिंक्स है जिसमें आपकी आ जाती हैं कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, और तीसरा सेगमेंट इनके चिप्स का है। वो जिस तरह पेप्सी के पास लेज है, पेप्सी को में लेज है, उसका जूस है और फिजी ड्रिंक्स है। अब अगर उन्होंने सारे अपने होल प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है तो दैट कंसिडर टू बी अ प्रोसेस कॉस्ट। अगर जॉब ऑर्डर कॉस्ट निकालनी है तो उन्होंने कहा जी हमने फर्ज करें हम देखना चाह रहे हैं हमें पेप्सी का सेगमेंट क्या कॉस्ट कर रहा है या हमें लेज का सेगमेंट क्या कॉस्ट कर रहा है। तो वो जब उस लेज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेगमेंट की जॉब की वो कॉस्टिंग निकालेंगे तो वो उसे हम कहेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो कॉस्ट दैट आर असाइंड टू ईच जॉब और अ बैच। A job may be for specific order or inventory. A key feature इसमें ये होगा कि each job or a batch has its own distinguished characteristic, यानी उसकी अपनी डिफरेंट चीज होगी। द ऑब्जेक्टिव, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंप्यूट द कॉस्ट पर जॉब, कि हम हमारी जो कॉस्ट आ रही है पर जॉब वो क्या आ रही है। एंड मेजर द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब कंप्लीटेड। फॉर एग्जांपल जैसे हॉस्पिटल है, उसके अंदर डिफरेंट जॉब्स हो रही होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके, जिसमें उसमें बच्चों का अलग है, मेडिसिन का अलग है, वो है वो अपने अपने वार्ड्स की कॉस्ट निकाल रहे होंगे और वो ओवरऑल बता रहे होंगे कि जी हमारे पास क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। ठीक है। और इसी तरह जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आपकी जिस तरह रेस्टोरेंट्स के मीनूज होते हैं उस पर हर डिफरेंट डिशेस की कॉस्ट दी हुई होती है।
तो वो उस एक डिश को बनाने की कॉस्ट दी होती है। जो आप कंप्यूटर बिल दे रहे होते हैं वो प्रोसेस की बिल दे रहे होते हैं कि आपने सारी चीजें मिक्स की होती हैं। अब हम बात करते हैं जी प्रोसेस कॉस्टिंग की। प्रोसेस कॉस्टिंग में ये कहता है कि इट इज यूज्ड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जैसे कि सीरियल हैं, ऑटोमोबाइल है, कॉम्पैक्ट डिस्क्स हैं, सीडीज जिन्हें बोलती हैं, पेंट्स हैं, बॉटल्स हैं। तो उसमें प्रोसेस की कॉस्ट आती है, जिसमें आपने सारे प्रोसेस अपनी, आपने कहा जी हम अपने सारे फिजी ड्रिंक्स की कॉस्ट लेते हैं, जिसमें आपकी पेप्सी, सेवन अप, मिरिंडा तीनों की कॉस्ट आ जाएगी, कोक, स्प्राइट, फैंटा की कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इसमें आप कॉस्ट फ्रेम देते हैं। एंड कॉस्ट आर असाइंड टू डिपार्टमेंट और प्रोसेस फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, कि आपने जो भी कॉस्ट निकालनी है आप उस डिपार्टमेंट की उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर कॉस्ट निकालेंगे। अब जिस तरह आपकी ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, उसमें क्या हुआ जी, एक डिपार्टमेंट ने पंपिंग की, एक ने उसमें से उसकी फिल्ट्रेशन की, रिमूवल की, एक ने उसके अंदर उसकी पेलेट्स बनाया और उसने फिर आगे उसकी डिस्क बना दी। ये प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम की उसने एग्जांपल दी है कि कंपैक्ट डिस्क कैसे बनी। पहले ऑयल मिला, ऑयल में से बेंजीन रिमूव की, उसके उसने फिर प्लास्टिक के पैलेट्स बनाए और उस पैलेट्स से उसने सीडीज फॉर्म कर दी। ठीक है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फ्लोज कहता है जब द कॉस्ट फ्लो पैरेलल द फिजिकल फ्लो ऑफ द मटेरियल एज दे आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। अब इसके अंदर ये होता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में ये होता है कि हम पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और उसकी फिक्स कॉस्ट लेके, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स डाल के हम उसकी कॉस्ट कंप्यूट कर लेते हैं। अब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ, उसका रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जो उसको बनाने में खर्च हुई, और फिर ओवरहेड्स जो उसके ऊपर इस्तेमाल हुए। यानी फिक्स ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, और फिक्स ओवरहेड्स मैंने आपको बताया कि फिक्स ओवरहेड्स हम कम नहीं कर सकते। एक ही सूरत में हम फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपनी प्रोडक्शन को डबल कर लें। तो हमारे जो ओवरहेड्स हैं, फिक्स ओवरहेड्स जो हैं, वो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हम देखते हैं कि जी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कॉस्ट आर असाइंड टू वर्क इन प्रोसेस, cost completed job is transferred to finished goods for inventory, when units are sold the cost is transferred to the cost of goods sold। बिल्कुल, जब हम इसकी हम यूनिट्स बेच लेते हैं तो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकाल लेते हैं कि जी हमारी एंडिंग इन्वेंट्री ये है, हमारी बिगनिंग ये थी, हमारे पास वर्क इन प्रोसेस ये थी, फिनिश ये थी और बिक इतनी गई, तो उससे हम ये निकाल सकते हैं। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का अगर हम देखें तो उसका फ्लो चार्ट ऐसे बनता है कि जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर देखें, यहाँ पे उसने आपका दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर हम इसकी पेप्सी की बात करें तो इसमें चीनी आ सकती है, उसके अंदर उसका जो फिल्टर्ड वाटर है वो आ सकता है, उसका कॉन्सेंट्रेट आ सकता है। ठीक है। फैक्ट्री लेबर, जो लेबर उस पर इन्वॉल्व हो रही है, जो उस पर लोग काम कर रहे हैं, जिसकी आप सैलरी दे रहे हैं, वो है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जो आपको उसकी बनाने में ओवरहेड्स आ रहे हैं, इसमें फिक्स भी आ सकते हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स भी आ सकते हैं। फिक्स ओवरहेड्स मैंने आपको वो बताए हैं कि जो आप काम प्रोडक्शन करें या ना करें, वो अपनी जगह खड़े रहते हैं। उनको मिनिमाइज करने का सिर्फ एक तरीका यही है कि आप अपनी प्रोडक्शन को डबल कर लें। और वेरिएबल ओवरहेड्स और होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स जैसे आपकी बिजली है, आपकी गैस है, आप कुछ यूनिट बनाएंगे तो आपका बिल आएगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं आएगा, तो वो वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं। अच्छा जी, आपने ये कॉस्ट कंप्यूट की, आपने वर्क इन प्रोसेस में दे दिया कि जी आपने ये जो है ना, आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, आपका वर्क इन प्रोसेस आ गया। वर्क इन प्रोसेस आपका जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपकी गुड्स जो है वो कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिनिश गुड्स, ठीक है। और फिनिश गुड्स जब आपकी आगे जाएंगी, सेल होंगी, तो आप ये देखेंगे कि जी आपके पास ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक क्या है और रिमेनिंग क्या है। जो डिफरेंस है वो आपने बेच दिया है, उस डिफरेंस के ऊपर आपने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपने निकालनी है, आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। अब इसका एक सिस्टम है जिसको आप ये देखें कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, फैक्ट्री लेबर आपने उस पर लगाई, लेबर इनकर्ड हुई, फिर आपने उसके ऊपर लगाए अपने ओवरहेड्स। ठीक है। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल जो उस पर इस्तेमाल हुआ,
और इनडायरेक्ट लेबर जो उस पर इस्तेमाल हुई, यानी उसकी हैंडलिंग और उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसमें आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ जी, आपका मटेरियल यूज़ हुआ, आपने फैक्ट्री लेबर जितनी यूज़ की और आपने टोटल ओवरहेड जो अप्लाई किए, ये टोटल इसमें ये आप आगे शिफ्ट करेंगे। मतलब आपने रॉ मटेरियल लिया, लेबर ली, ओवरहेड्स लिए, तो आपने जितना मटेरियल यूज़ किया, जितनी लेबर आपकी यूज़ हुई और जितनी आपकी ओवरहेड उस पर अप्लाई हुआ, ये सारे कंप्यूट कर इसको आप शिफ्ट कर देंगे वर्क इन प्रोसेस में। अब वर्क इन प्रोसेस के अंदर देखें, आपकी डायरेक्ट मटेरियल यूज आ गया, यानी फर्ज करें आपने 1 लाख का माल लिया था, 50,000 का आपने यूज किया, तो आप मटेरियल जो आपने यूज किया आप उसकी कॉस्ट 50,000 लेंगे, क्योंकि बाकी 50,000 आपके उसमें है। फैक्ट्री की लेबर की जो आपने पैसे हैं, एक आपकी फिक्स लेबर होती है, एक आपकी वेरिएबल लेबर होती है। एक फिक्स लेबर वो होती है जो आपके सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, जिनमें जब आपके पास काम है या नहीं है आपने उन्हें अपने पास रखा हुआ होता है। और बाकी दूसरे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज या वेरिएबल एम्प्लॉयज वो होते हैं कि जिनको आप जब काम होता है तो आप उन्हें कॉल कर लेते हैं, काम खत्म होता है तो आप उनको भेज देते हैं। तो जितनी भी आपकी लेबर यूज हुई आपने उसकी कॉस्ट यहाँ लिख दी। फिर आपके ओवरहेड जितने भी थे, फिक्स थे, वेरिएबल थे, रेलेवेंट थे, उसके एसोसिएट थे, वो सारे आपने शिफ्ट किए। तो जब उसकी आपने देख लिया कि सारी चीज़ें आ गई, तो आपने जो है उसके वर्क इन प्रोसेस का देखें कि ये सारी चीज़ें जमा कर ली, तो निकाल दिया वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट। इसको हम लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस, WIP। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस की आपकी क्या कॉस्ट आ गई, वो कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस में वो आएगा कि जितना मटेरियल यूज हुआ, जितनी लेबर यूज हुई, और आपके ओवरहेड्स क्या हैं, वेरिएबल ओवरहेड भी और फिक्स ओवरहेड भी। ठीक है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब आ जाएगी कि आपके वर्क इन प्रोसेस से जब आपने फिनिश किया, फिनिश गुड्स में भेजा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब आ जाएगी। जब फिनिश गुड्स में आपने ट्रांसफर की, तो ये आपको पता चल गया कि जी हमारा 4,000 का मटेरियल यूज हुआ है, 40,000 की हमारी लेबर यूज हुई है और 30,000 के हमारे ओवरहेड यूज हुए हैं। तो अब आप देख लें 50, 40 और 30, ये आपका बन जाएगा 1,20,000 रुपए। तो आपकी जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट आई है वो 1,20,000 रुपए होगी। अब आपने ये देखना है कि आपने उसमें से आपकी ये है जी 100 यूनिट की कॉस्ट है, यानी 12 आपकी 120 रुपए का यूनिट है, 100 रुपए की कॉस्ट है, तो 1,20,000 आपकी होगी। आपने अब 100 यूनिट में से 50 बेच दी हैं, 50 आपके पास इन हैंड है, तो जो 50 बेचे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप निकालेंगे, और जो फिर आप अपनी सेल से निकालेंगे कि आपने जो 50,000 यूनिट कितने के बेचे और उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसी थी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम ऐसे निकालते हैं। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी आप सबसे पहले लेंगे आपकी डायरेक्ट मटेरियल, आपने मटेरियल परचेज किया, आपकी फैक्ट्री की लेबर और ओवरहेड आपके क्या थे, मटेरियल कितना यूज हुआ, आपकी लेबर कितनी यूज हुई, और कौन कौन से ओवरहेड आपके ऊपर अप्लाई हुए, ये आपकी आ जाएगी वर्क इन प्रोसेस की इनपुट कॉस्ट में। वर्क इन प्रोसेस आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो जो आपकी कॉस्ट क्यूमुलेट हो जाएगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीट हो जाएगी कि आपकी जॉब कंप्लीट होकर आपने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिए, तो वो कॉस्ट एक्यूमुलेट होकर आपके फिनिश गुड्स में चली जाएगी, यानी वो आपकी फिनिश गुड्स की कॉस्ट है। उसमें से फिर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जितने सेल होंगे वो उसकी कॉस्ट जो भी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसकी निकल आएगी, जो कि आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही है। फिर हम वही दूसरा इनकम स्टेटमेंट करते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू GP माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम। ठीक है जी। अब 2 मेजर स्टेप्स इन फ्लोज ऑफ कॉस्ट क्या है जी, एक्यूमुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड, कि जब हम कॉस्ट शीट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि हमारे पास कॉस्ट क्या आ रही है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रॉ मटेरियल की क्या थी, लेबर की क्या थी और ओवरहेड क्या थी। ठीक हो गया। तो असाइंड आपने फिर ये करना है कि इन्हें एलैबोरेट करके हमने जिस स्टेप 2 में हम जाते हैं वर्किंग प्रोसेस में, हम ये सारी कॉस्ट वर्किंग प्रोसेस को शिफ्ट कर देते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे कहते हैं, रॉ मटेरियल आर डेबिटेड टू रॉ मटेरियल्स इन्वेंटरी व्हेन परचेज एट दिस पॉइंट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज नॉट असाइंड टू द स्पेसिफिक जॉब्स और ऑर्डर्स। इसमें उस वक्त नहीं आ रही होती। अब जैसे कि अगर हमने एंट्री सिस्टम में चेक करना है कि जी हम एक एंट्री कर रहे हैं कि ऑन जनवरी 4 Velas Manufacturing purchased 20,000 handles at $5 per unit, यानी उसने 2,000 हैंडल्स खरीदे हैं $5 पर हैंडल के हिसाब से, तो इसकी कॉस्ट होगी 10,000।
एंड 800 मॉड्यूल्स एट 40 पर यूनिट, यानी 32,000 इसकी होगी। तो अब जो टोटल मटेरियल परचेज हुआ वो हुआ 10,000 प्लस 32,000। तो टोटल मटेरियल जो परचेज हुआ वो 42,000 का आया। तो अभी आया कि जो रॉ मटेरियल एंट्री डेबिट विद 42,000 एंड अकाउंट्स पेबल, अगर उसने कैश पे लिया है तो कैश से क्रेडिट करेंगे, अगर ऑन अकाउंट लिया है तो अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करेंगे। अब आते हैं जी हम फैक्ट्री लेबर कॉस्ट के ऊपर। फैक्ट्री लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस अर्निंग ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस सच अर्निंग एंड फ्रेंच बेनिफिट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयज। अब आप ये जो इसकी लेबर की जो कॉस्ट है आप ये निकालते हैं पर आवर कॉस्ट आपकी। आपने उसको फर्ज करें आपके पास एक बंदा है वो 8 घंटे डेली काम करता है और 5 डेज अ वीक काम करता है, तो 20 डेज के अंदर 6 आवर्स का आपका 120 हो गया घंटे। आपने उसकी जो सैलरी है उस पर डिवाइड करें तो आपके पास पर यूनिट पर आवर की कॉस्ट आ जाएगी। तो आप पर आवर के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसको एक्यूमुलेटेड भी कर सकते हैं। अब इसकी एंट्री कैसे होगी कि वेलस मैन्युफैक्चरिंग इनकर्स 32,000 ऑफ फैक्ट्री लेबर कॉस्ट, यानी उसने जो उसकी फैक्ट्री की लेबर कॉस्ट है 32,000 ऑफ विच 27,000 रिलेट्स टू वेजेस पेबल एंड 5,000 रिलेट टू पेरोल टैक्सेस पेबल। यानी उसने जो कॉस्ट डेबिट की इस प्रोसेस के लिए, वर्क इन प्रोसेस को जो कॉस्ट डेबिट कर रहा है लेबर की वो कर रहा है 32,000, जिसका ब्रेकअप ये है कि जी एक्चुअली 27,000 थी और जो उसके टैक्सेस या बेनिफिट्स या जो भी पेरोल की कॉस्ट थी वो 5,000 थी। तो टोटल बना ये 32,000, तो वो है। तो अब आप ये देखें फैक्ट्री लेबर 32,000 और वेजेस पेबल 27,000 और एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस पेबल 5,000। तो ये टोटल आपका ये भी साइड्स दोनों बैलेंस हो गए। अब कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को कैसे, एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हम डेली भी ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी रिपेयर्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल ये होता है कि उसको करने के लिए भी हमें कोई सामान चाहिए होता है। अब फर्ज करें कि हमें उसने, अगर हम पेप्सी की बात करते हैं तो पेप्सी का जो डायरेक्ट मटेरियल है वो उसका कॉन्सेंट्रेट है और चीनी है, और इनडायरेक्ट मटेरियल है पानी। अब पानी की भी तो कॉस्ट है उसको पंपिंग करने की, उसकी मोटर की, उसकी तो उसकी भी तो कोई हमने पर लीटर कॉस्ट निकाली है, वो उसकी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये होती है कि जी जो कॉस्ट उसकी डायरेक्ट बनाने के अलावा होती है, यानी उसको वेयर हाउस से उठाया, फैक्ट्री की प्रोडक्शन एरिया में लाया, प्रोडक्शन एरिया से उठाया स्क्रैप और स्क्रैप उठा के बाहर फेंका, तो उसकी भी जो भी कॉस्ट है वो इसके अंदर शामिल होगी। जब हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम हर पैरामीटर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एक एक चीज़ जो है हम उसकी डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये पेरियोडिकल भी हो सकती है। जैसे अब इसको देखें कि ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की उसने टोटल अमाउंट जो डेबिट की वो की 13,800। उसमें क्या क्या थी जी, यूटिलिटीज बिजली फ़ोन के ये हो गए, इंश्योरेंस का ये हो गया, रिपेयर्स ये निकल आई, डेप्रिसिएशन ये आ गई, प्रॉपर्टी टैक्स इसकी इतना आ गया, तो ये उस पीरियड की जो कॉस्ट थी वो आ गई। ठीक है जी। अब कहते हैं द डेबिट बैलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मींस दैट ओवरहेड इज अंडर अप्लाइड, overhead assigned to work in process is less than overhead incurred. The credit balance in manufacturing overhead means that overhead over applied. Overhead assigned to work in process is greater than overhead incurred. यानी कि अगर ये आपके expenses less हों उससे आपके तो अंडर अप्लाइड है, ओवर है तो ओवर अप्लाइड है। वो ये कहता है कि स्टडी ऑब्जेक्टिव एक और भी बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर असाइन टू वर्क इन प्रोसेस विद डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड क्रेडिट टू रॉ मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड। यानी कि जब आपने अपनी डायरेक्ट मटेरियल और लेबर ओवरहेड की कॉस्ट को एक्यूमुलेट करके शिफ्ट किया वर्क इन प्रोसेस में, तो आप वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर रहे होंगे और क्रेडिट कर रहे होंगे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को, लेबर को और ओवरहेड को बुक्स में। जॉब कॉस्टिंग जो शीट है वो ऐसे बनती है, इट इज यूज टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब, यूज टू डिटरमिन द टोटल यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ कंप्लीटेड जॉब। अब आप इसमें ये देखें, पहले पढ़ें कि जी जॉब नंबर क्या है, जॉब नंबर ABC जो 1 2 3 जो भी है, क्वांटिटी कितने हैं, 1000 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, 100 है, 200 है, जो भी है। आइटम जो भी आपकी आइटम है, प्रोडक्ट है, वो आएगी। डेट रिक्वेस्टेड, किस डेट को आपको ऑर्डर मिला था और कितने यूनिट का, और डेट कंप्लीटेड आपको क्या असाइन हुई है।
ठीक है, इसके अंदर डेट आएगी कि किस किस डेट को आपने इस माल बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल इशू किया, कितनी अमाउंट का था, अमाउंट आएगी जिस पर्टिकुलर जिस डेट को इशू किया उसके हिसाब से, उसकी जो डायरेक्ट लेबर उसकी प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व हुई वो आएगी इसमें साथ उन्हीं डेट्स के हिसाब से, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी उन्हीं डेट्स के हिसाब से इसमें आएंगे। जब ये एक्यूमुलेट हो जाएगी, जब आप फिनिश गुड्स को भेज रहे होंगे तो आप इसमें देखेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब क्या आ रही है, उसमें मटेरियल कितना लगा है, उसमें लेबर कितनी लगी है, उसमें ओवरहेड कितने अप्लाई हुए हैं, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही है, और उसको फिर हम जितनी हमने क्वांटिटी बनाई होती है उसे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। जैसे कि जी हमारी कॉस्ट आई है 1 लाख रुपए और हमने 1000 यूनिट बनाया है, तो हमारी 100 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब अगली बात ये कहता है जी असाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस के अंदर भी जो है एडिशनल कॉस्ट, अगर कोई मटेरियल और इन्वॉल्व हो रहा है, पैकिंग इन्वॉल्व हो रही है या उसकी शेप चेंज करने के लिए कुछ चीज़ इन्वॉल्व हो रही है तो वो आ रही होगी, तो वो चीज़ें उसमें आती हैं। तो उसमें मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप्स आती हैं, उसमें ये होती है, उसके अंदर आप ये देखें कि उसने अपनी कंपनी का नाम लिखा, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप के मटेरियल डिमांड किया, उसने कहा जी असेंबली डिपार्टमेंट से को देना है और वर्क इन प्रोसेस की इस जॉब को कॉस्ट जॉब नंबर 101 के लिए हमें चाहिए, 200 चाहिए, 200 क्या चाहिए, हैंडल्स चाहिए, स्टॉक नंबर उसका क्या है, पर यूनिट कॉस्ट क्या हमने निकाली थी, 5 रुपये हैंडल है तो 1000 रुपये, तो रिक्वेस्ट जिसने रिक्वेस्ट की उसके साइन आएंगे, अप्रूवर के साइन आएंगे, जिसने रिसीव की और जिसने कॉस्टिंग की उसके साइन आएंगे। तो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, तो ये कॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल उन्होंने किया, ये रिक्विजिशन स्लिप है। अब लेबर कॉस्ट को भी टाइम टिकट्स के हिसाब से निकालना होता है कि किसने कितने घंटे काम किया। टाइम टिकट कहते हैं कि एम्प्लॉय कितने घंटे काम किया, किस जॉब को किया और टोटल लेबर कॉस्ट क्या बनी। अब हम एक एम्प्लॉय की टाइम टिकट बनाते हैं कि जी कैसे बनती है। जॉन नैश उसका नेम है, कहाँ हम इसने कहाँ किस डिपार्टमेंट में काम किया है, वर्क इन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में किया है, इस डेट को किया है, इसका एम्प्लॉय नंबर क्या है और कौन सी सॉरी जॉब नंबर है, जॉब 101 को किया है, कितना किया है, सुबह 8 बजे से किया है और 12 बजे बंद किया है, यानी उसने 4 घंटे काम किया है। पर आवर उसकी वेज रेट क्या निकाला हुआ है उन्होंने, 10 रुपीज़। सो अब उसकी जो लेबर कॉस्ट आई वो 40 रुपीज़ आई, उन 4 घंटों की कॉस्ट जो उसने काम किया। ठीक है, फिर टाइम टिकट सेंड टू पेरोल टू बी सॉर्टेड एंड टोटल एज अ जनरलाइज इन्वेंट्री, और फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज डेबिटेड फॉर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री लेबर इज लेफ्ट विद जीरो बैलेंस, यानी ये जो आप कॉस्ट, जब भी हम लेबर कॉस्ट निकालते हैं हम वो पे करके इसको जीरो कर देते हैं, इसको पेंडिंग में नहीं रखते, होल्ड नहीं करते। हम जो लेबर है, हम जारी बात हम दे रहे होते हैं, वेजेस सैलरीज पेबल होती हैं, टाइम टू टाइम साथ साथ दे देते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है, इफ 32,000 total labor cost incurred consist of 28,000 डायरेक्ट लेबर एंड 4,000 इनडायरेक्ट लेबर। तो एंट्री कैसे करेगा जी, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट 28,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 4,000 एंड टोटल फैक्ट्री की जो लेबर कॉस्ट की वो की जी 30,000। ठीक है जी, अभी कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग assigning manufacturing cost to work in process unit, it relate to production operation as a whole. It cannot be assigned to specific job based on actual cost, must be assigned to work in process to specific jobs. Predetermined overhead rate, यानी अगर उसने 10 रुपए काम किया है और वो अगर ओवर टाइम काम करेगा तो उसके वेज रेट डिफरेंट होगा। और ओवरहेड रेट अगर हमने निकालना है कि जी हम एक एक्सटर्नल लेबर भी हायर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी हमारा जो ओवरहेड रेट है वो यही है, हम 10 रुपए या 12 रुपए कॉस्ट है, उसको जितने घंटे काम करेगा मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी कॉस्टिंग निकाल लेंगे। प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कैसे निकलता है, रिलेशनशिप बिटवीन एस्टिमेटेड ओवरहेड एनुअल ओवरहेड और मतलब एनुअल ओवरहेड एक्टिविटी। जैसे कि हम ये करते हैं कि जी एस्टिमेट करते हैं कि यार हमने पूरे साल में हमने 10 लाख यूनिट बनाए और उस 10 लाख यूनिट के लिए हमारी 5 लाख कॉस्ट आई, तो हम ये करते हैं कि जी हमारा 2 रुपए यूनिट की ओवरहेड की कॉस्ट आ गई, तो ये उसके ओवरहेड्स हमने निकाल लिए कि हमारी जो कॉस्ट आ रही है ओवरहेड आ रही है। हाँ, फिर दूसरा ये होता है
कि आपके जो है आपके ओवरहेड फिर वही खड़े हैं 10 लाख के, और आपने 2 लाख यूनिट बनाए हैं, तो आपकी ओवरहेड कॉस्ट 5 होगी। तो ये मतलब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट आपकी मिनिमाइज हो सकती है। एक ही तरह से ये कम होती है, अपनी प्रोडक्शन को डबल करें तो ये कम हो सकती है। प्री डिटर्मिनेड ओवरहेड रेट को हम साल के शुरू में एज्यूम कर लेते हैं। सिंगल कंपनी वाइड प्री डिटर्मिनेड रेट होता है। इट मे बी यूज अ डिफरेंट रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड ईच डिपार्टमेंट हैव डिफरेंट एक्टिविटी बेस। हर डिपार्टमेंट की अपनी जो है ओवरहेड रेट्स होते हैं, जिसके हिसाब से वो उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। द फॉर्मूला फॉर प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड एनुअल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट आ गया आपके पास। अब फिनिश गुड्स को जो हम कॉस्ट असाइन करें, पहले हमने डायरेक्टली, फिर हमने वर्क इन प्रोसेस किया, अब हम फिनिश गुड्स पे आ गए। उसकी जॉब शीट कैसे बनेगी? जॉब नंबर वही 101 चल रहा है। आइटम क्या था जी? मैग्नेटिक सेंसर्स हमने बनाए। फॉर किसके लिए बनाया? जिसका कंपनी का ऑर्डर आया था। उस कंपनी का ऑर्डर हमें कब मिला था? हमने कंप्लीशन डेट हमें क्या मिली हुई थी? उसने कहा था कि जी हमें 5 फरवरी तक हमें सारा माल चाहिए। कितनी क्वांटिटी थी? 1000 की उसकी क्वांटिटी थी। उसने कहा था कि जी हमें 5 फरवरी तक 1000 यूनिट्स चाहिए। आपने कंप्लीट किया जनवरी 31 में। तो अब आपकी ये देख लें कि आपकी वो कॉस्ट आ रही है 1 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 26 जनवरी, 31 जनवरी। 1 जनवरी की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये आ रही है। लेबर कॉस्ट कोई नहीं आ रही, 9000 आ रही है। ओवरहेड 72,000 के आ रहे हैं। और इसी तरह 12 को 7000 है, 26 को 4000 आपका मटेरियल इशू हुआ है। तो टोटल मटेरियल की जो कॉस्ट है उस पीरियड की 12000 है। टोटल लेबर की कॉस्ट आपकी 15,000 है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपके 12,000 के हैं। तो अब इसको अगर आप प्लस करें तो ये 39,000 के आपके बनते हैं टोटल ओवरहेड्स। कैसे? डायरेक्ट मटेरियल 12,000, डायरेक्ट मटेरियल 15,000, अगेन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 12,000, और आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 39,000। अब आपने 39,000 आपकी कॉस्ट आई है फॉर 1000 यूनिट्स। तो आपकी जो कॉस्ट आई 39 रुपीज पर यूनिट की, वो ऐसे आई कि आपकी टोटल कॉस्ट थी 39,000 फॉर, आपकी टोटल कॉस्ट आई 39,000 फॉर 1000 यूनिट्स। आप इसे 1000 से करेंगे डिवाइड, और आपके पास पर यूनिट प्राइस आपकी निकल आएगी, जो कि है 39। तो इस तरह पर यूनिट कॉस्ट एवेल्यूएट की जा सकती है कि जी ये यूनिट हमें जो है 39 रुपीज़ का कॉस्ट किया है। अब उसने, अगर आपने 10,000 यूनिट्स बनाया तो 3,90,000 कॉस्ट आ गई। तो इसमें से आपने जितने, आपने फर्ज करें 1000 यूनिट ही बेचा है, 39 आपकी कॉस्ट है, तो 39,000 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगी इसमें से। अब नीचे अगर आप वो देखें एंट्री इसकी, तो फिनिश गुड को इन्वेंट्री 39,000 से की है, और वर्क इन प्रोसेस को भी 39,000 के इनपुट हुआ था, और वो हमने आगे शिफ्ट कर दिया। अब जॉब ऑर्डर, हम अब इसकी अगर समरी देखें तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होगा कि जी सोर्स डॉक्यूमेंट है कि मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप जॉब शीट में जारी होगी। लेबर टाइम टिकट वो भी इसमें जारी होगी, और आपका प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जा रहा होगा कॉस्ट निकालने के लिए। अब वो ये कह रहा है a debit balance in manufacturing overhead means that overhead is underapplied, overhead is assigned to work in process is less than overhead incurred, और credit balance in manufacturing overhead means that overhead is overapplied, कि यानी अगर वो overhead assigned to work in process ज़्यादा है तो वो overhead incurred हुआ है। ओवर अप्लाइड यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई तो वो अंडर अप्लाइड होगा, यानी कम लगेगा, और अगर प्रोडक्शन कम थी, ओवरहेड तो फिक्स है, तो वो वहीं पे लगेगा। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का। इसका होप आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब फर्दर हम इंशाल्लाह इसकी मजीद डिटेल जॉब ऑर्डर प्रोसेस कॉस्टिंग के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।